प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में नामकरण, जिसे नामकरण विवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अधिकांश विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर ये कौन सी क्लास में उपयोगी है। तो मेरा आप सबसे यह कहना है कि हमारी जो पिछली क्लास थी हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की, और आज यह नामकरण विवाद की, चाहे आप स्नातक में प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हो, द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हो, तृतीय वर्ष में पढ़ रहे हो, या स्नातकोत्तर कक्षाओं में पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में पढ़ रहे हो, यह जो टॉपिक है, ये जो विषय वस्तु है, वह स्नातक और स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में चाहे राजस्थान में हो चाहे भारत में, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो हिंदी में आयोजित हो रही है हिंदी विषय के लिए, चाहे वह राजस्थान में आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, चाहे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, चाहे स्कूल लेक्चरर जिसे प्राध्यापक भर्ती परीक्षा कहते हैं, या जिसे महाविद्यालय शिक्षा में आने हेतु नेट और स्लेट की परीक्षा जो होती है, या नेट और सेट उत्तीर्ण करने के बाद महाविद्यालय में सहायक आचार्य या जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, उसकी परीक्षा भी जो लिखित परीक्षा होती है, उसमें मेरा यह अनुभव रहा है कि विगत 20 वर्षों में सभी प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न इससे अवश्य पूछा आता रहा है। वह प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण को लेकर। मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, इस लाइव कक्षा में, जो कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का एक अभिनव नवाचार है, ज्ञान दूत, इनके द्वारा प्रवर्तित इस योजना में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं कि ये नामकरण क्यों, किसी भी साहित्य के या किसी भी इतिहास के कालक्रम का नामकरण क्यों किया जाता है, नामकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। एक सामान्य सी समझ है कि यदि हमें इतिहास को सही ढंग से समझना है, इतिहास को हम विभिन्न कालों से और उस काल की अलग अलग विशेषताओं और प्रवृत्तियों को समझना है, तो हमें उस काल खंड को कोई न कोई नामकरण देना पड़ेगा। हम सामान्य जीवन में भी जानते हैं, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, हम जिस महाविद्यालय में पढ़ते और पढ़ाते हैं उसका भी नाम है, उसका भी नामकरण है। नामकरण संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी घटनाएं हैं, उन सब के नामों को, उन सब घटनाओं को नामों से ही जाना जाता है। यदि नाम नहीं रखेंगे तो उसके इतिहास को हम सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन है वो शाश्वत होता है। परिवर्तन सदा चलने वाली वह प्रक्रिया है जिससे कोई भी समाज, कोई भी परिवेश और कोई भी देश अछूता नहीं रहता। और हम ये भी जानते हैं कि हर परिवर्तित कालखंड में, हर परिवर्तित काल में उस कालखंड के समय का वहां की परिस्थिति पर और प्रवृत्ति पर अवश्य प्रभाव होता है। इससे कोई भी बच नहीं सकता। हम सामान्यतः जानते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास वस्तुतः वह परंपरा है, एक कालिक विकास खंड है, जिसमें किसी समाज या किसी संस्था या किसी भी वस्तु या किसी भी उपक्रम का उत्थान है, पतन है, विकास क्रम है। अतः इतिहास किसी न किसी रूप में उस कालखंड के क्रमिक विकास को बताने का एक माध्यम है। हम सभी जानते हैं कि साहित्य और समाज आपस में अंतर संबंधित है। साहित्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। आचार्य विश्वनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी थी, साहित्य समाज का दर्पण है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि जैसा समाज होता है उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि यदि समाज का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है
तो साहित्य का प्रभाव समाज पर भी अवश्य में पड़ता ही है। साहित्य को बहुत से विचारक और विद्वान और साहित्यकार समाज को आगे दिशा दिखाने वाली एक ज्योति और मशाल के रूप में भी इसे उपमा देते हैं। अर्थात यदि साहित्य के अंदर सकारात्मक भाव हैं तो वह समाज को अच्छी दिशा देगा। यदि उस समय के साहित्य में यदि नकारात्मक तत्व आते हैं तो वह नकारात्मक कहीं न कहीं समाज को एक अलग दिशा की ओर भी ले जाते हैं। अर्थात आप देखिए कि किसी भी कालखंड को, किसी भी समय को हमें समझना है और उसके क्रमिक विकास को समझना है तो हमें उसका नामकरण करना ही होगा। आइए हम देखते हैं कि साहित्य के इतिहास में जो अलग-अलग नामकरण किए गए हैं, वो किस-किस रूपों में हमारे सामने आते हैं। आप सभी जानते हैं, इतिहास में हम जो नामकरण करते हैं उसके कई आधार हैं। सबसे पहला और अधिकांश लोगों द्वारा माना गया आधार है वह है इतिहास को हम कालक्रम के नाम से उनका नामकरण करते हैं। आप विद्यार्थी जीवन से स्कूल लाइफ में, विद्यालय के जीवन में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। प्रागैतिहासिक काल, पूर्व पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इस प्रकार इतिहास के कालक्रम से भी हर काल खंड को एक नामकरण दिया जाता रहा है। कभी-कभी इतिहास का नामकरण उस काल में जो प्रमुख सम्राट रहे हैं, जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उन शासकों के नाम के आधार पर भी कभी-कभी कालखंड का नामकरण किया जाता है। हम लोग इतिहास में देखते हैं अशोक का काल, अकबर का काल, चंद्रगुप्त मौर्य का काल। कभी-कभी कोई शासन काल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है उस कालखंड में कि किसी राजा या सम्राट के बजाय पूरे उस वंश के आधार पर, काल के उस पूरे वंश के आधार पर ही काल का नामकरण किया जाता है। आप और हम लोग जानते हैं इतिहास में मौर्य काल, गुप्त काल इत्यादि जो काल हैं, वह कहीं न कहीं पूरे-पूरे वंश के महत्व और उस पूरे वंश के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हैं। साहित्य के इतिहास में हम देखते हैं, उस कालखंड में कुछ साहित्यकार इतने बड़े प्रभावशाली होते हैं या जिनका लेखन और उनका सृजन इतना बड़ा होता है कि पूरा कालखंड उनके नाम से जाना जाता है। आप लोग आधुनिक हिंदी साहित्य में 1850 या 57 ये अपने आप में विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन आधुनिक काल का जो पहला सोपान है, पहला खंड है, उसे हम भारतेंदु काल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जानते हैं कि इस कालखंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पटल पर इतने वृहद स्वरूप को लेकर उपस्थित हुए हैं। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व इतना बड़ा है कि पूरा कालखंड उनके नाम से भी नामकरण करते हैं तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होती। इसी प्रकार जो दूसरा कालखंड है आधुनिक हिंदी साहित्य का, उसे हम द्विवेदी काल के नाम से भी जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का इस कालखंड में बहुत बड़ा योगदान है। तो कभी-कभार कोई साहित्यकार का सृजन और कर्म इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे कालखंड को समेट लेता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, कभी-कभार कुछ सामाजिक प्रवृत्तियां इतनी बड़ी हो जाती हैं, उन प्रवृत्ति के आधार पर भी हम काल का नामकरण करते हैं। जैसे हम इतिहास में देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में, उसके आरंभिक दशकों में भारत में विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं रही और विभिन्न जो सामाजिक आंदोलन हुए, उन सबको देखते हुए उस काल का नामकरण किया गया पुनः जागरण काल। इसी प्रकार आप हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दूसरा कालखंड देखते हैं, उस कालखंड में अधिकांश जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की मूल प्रवृत्ति, जो सांस्कृतिक प्रवृत्ति है, वो भक्ति है। अर्थात हम ये देखते हैं कि कभी-कभार उस कालखंड में कोई सांस्कृतिक प्रवृत्ति इतनी प्रभावी हो जाती है, उसके आधार पर भी हम नामकरण करते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न आधारों को हम देखें तो हम पाते हैं, यह सर्वसम्मत मत माना गया है कि साहित्य के इतिहास में यदि हम किसी काल का नामकरण कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उस कालखंड की, उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों को देखना हमें होगा या उस समय की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्य क्या रहे हैं और अन्य जीवन मूल्य क्या रहे हैं, उनको देखकर और उस कालखंड में अधिकांश रचनाओं में और उस समय में जो मूल्य पाए गए हैं, उसके आधार पर हम नामकरण करते हैं। आइए हम देखते हैं, सबसे जो पहला काल जो माना जाता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है, जिसे अलग-अलग साहित्य के इतिहासकार अलग-अलग नामों से जानते हैं, मानते हैं और उसका नामकरण करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन इस आरंभिक काल का नामकरण करते हैं चारण काल। हालांकि विभिन्न इतिहासकार इसकी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ग्रियर्सन
न केवल इतिहास के आरंभिक अध्येता रहे हैं, किंतु जो नामकरण करते हैं इस आरंभिक काल का, तो उसके कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाते। इनके उपरांत इतिहासकार आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद इस काल का नामकरण प्रारंभिक काल कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभिक काल अपने आप में एक सामान्य संज्ञा है, अर्थात इससे बोध नहीं होता कि इस कालखंड में कैसी रचना रही होंगी, कैसे रचनाकार रहे होंगे, उस समय की रचनाओं में क्या मूल प्रवृत्ति रही होगी। इनके उपरांत महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विशिष्ट अध्ययन, इस अध्ययन के ठीक उपरांत हम करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहते हैं। वीरगाथा काल अपने आप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण स्थापना रही है, जिस पर कालांतर में हिंदी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों और अध्येताओं में अनेक प्रकार के मतांतर रहे हैं। सामान्य तौर पर हम देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो दिया हुआ नामकरण है वीरगाथा काल, इसको हम देखें तो हम पाते हैं कि वीरगाथा काल नामकरण करने से इस आरंभिक काल की अन्य प्रवृत्तियां हैं, अर्थात इस काल में वीरगाथा के अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, वो प्रवृत्तियां छूट जाती हैं। और कुछ आलोचक और इतिहासकार ये मानते हैं कि इसमें अधिकांश रचनाएं हैं या तो अप्रामाणिक हैं, या जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, या कुछ रचनाएं अमान्य भी मानी गई हैं। इसी कड़ी में अगला नाम आता है इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन का। वह इस आरंभिक काल का नामकरण करते हैं मध्यकालीन काव्यधारा, जिनको वो दो भागों में बांटते हैं, सिद्ध काल और सामंत काल। इस नामकरण के पीछे हम देखते हैं तो आचार्य राहुल सांकृत्यायन जी सिद्ध काल के मार्फत कहीं न कहीं उस समय के रचनाकारों पर विशेष बल देते हैं और सामंत काल के माध्यम से रचनाकारों पर बल देते हैं। इस काल को भी हम देखें तो पाते हैं कि सिद्ध और सामंत काल नामकरण करने से इस काल की जो अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, ये प्रेरक प्रवृत्तियां वो कहीं कहीं छूट जाती हैं। एक प्रश्न यह भी उभरता है कि इस समय का जो सबसे बड़ा साहित्य है नाथ साहित्य और अमीर खुसरो की का साहित्य, वह भी छूट जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं इस काल को नामकरण को भी इतिहासकारों ने इसे सर्वसम्मत नहीं माना। इसके उपरांत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका नामकरण करते हैं वीर काल। कहीं न कहीं यह नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल का रूपांतर मात्र ही हमें दिखाई देता है। इस कड़ी में राम कुमार वर्मा इस आरंभिक काल का नामकरण करते हैं संधि काल और चारण काल। इस काल के नामकरण के पीछे संधि काल को देखें तो संधि वास्तव में यह भाषा के संधि का समय यह बताता है, और चारण काल इस काल में यह बताता है कि इस काल में अधिकांश जो रचनाकार रहे हैं वह कहीं न कहीं चारण रहे हैं। अर्थात यह काल का नामकरण कहीं न कहीं भाषा की और रचनाकारों का उल्लेख करता है। इस नामकरण से उस काल की प्रवृत्तियों और उसका विशेष हमें बोध नहीं होता। इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल का नामकरण बीज वपन काल नामकरण करते हैं। इसे भी हम सामान्य संज्ञा ही मानते हैं। बीज वपन अर्थात बीज बोने का समय है। अब किसका बीज, किस रूप में बीज, ये अपने आप में कई तरह के प्रश्न हमारे सामने उपस्थित करता है। इस कड़ी में एक और नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो इस आरंभिक काल का नामकरण करते हैं आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इस आदिकाल के विश्लेषण में व्याख्यान में बताते हैं, और नामकरण आदिकाल करने के पीछे इस सारे काल में वो धार्मिक रचनाएं भी सम्मिलित करते हैं, और इस आदिकाल के नामकरण के आधार पर जो हिंदी साहित्य के आगे के जो काल हैं उसके आगे की पृष्ठभूमि यहाँ उपस्थित कर देते हैं। इसी काल की पृष्ठभूमि पर आधारित ही हिंदी साहित्य का विशाल आगे का इतिहास इस पर खड़ा हुआ है। समग्र रूप से हम देखें कि आदिकाल अनेक इतिहासकारों और इतिहास अध्येताओं द्वारा अधिकांश रूप में मान्य है। यह कहीं न कहीं भाषा के रूप में, विषय वस्तु के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में कहीं न कहीं यह हिंदी भाषा का आदि या आरंभिक काल है, प्रवृत्ति और भाषा को लेकर। इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न इतिहासकारों के मतों को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नामकरण आदिकाल अधिकांश विद्वानों और अध्येताओं द्वारा मान्य माना जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के नींव के बहुत बड़े प्रस्तर माने जाते हैं। वास्तव में देखा जाए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक युग का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही माना जाता है। वे सच्चे अर्थों में
इतिहास दर्शन के अध्येता रहे और इतिहास दर्शन के आधार पर इन्होंने अपनी विवेचना की। आचार्य शुक्ल की यह मान्यता रही है कि किसी भी काल का नामकरण में सिर्फ उसकी रचना और रचनाकार का ही उल्लेख नहीं होता, अपितु उस कालखंड की पृष्ठभूमि और उसकी सक्रिय ऐतिहासिक सामाजिक आधारों का भी अध्ययन और विश्लेषण अपेक्षित होता है। इस आधार पर ही उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की गहन अन्वेषणा की है। आचार्य शुक्ल अपने कालों के नामकरण का आधार रचनाओं की प्रसिद्धि और प्रवृत्तियों का सार रूप ही उन्होंने प्रमुख आधार स्वीकारा है। उनका मानना है उस कालखंड में कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध रही हैं और उन प्रसिद्ध रचनाओं में अधिकांश प्रवृत्तियां क्या रही हैं। इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12 ग्रंथ हमारे सामने लेकर आते हैं। विजयपाल रासो, खुम्मान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, हमीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की पहेलियां, इन 12 रचनाओं और 12 ग्रंथों का वो आधार लेकर इस काल का नामकरण वीर गाथा काल करते हैं। विद्यार्थियों, आप इस पीपीटी में देखिएगा, जहां मैंने हरिशाही से जो जिन ग्रंथों के नाम लिखे हैं वे ही आज की तारीख में उपलब्ध हैं। बीसलदेव रासो, विद्यापति की पदावली और कीर्ति लता। और जिन पुस्तकों के आगे मैंने लाल स्याही से मैंने जो अंकित किया है वे ग्रंथ तो आज तक हमें प्राप्त ही नहीं हुए। और कुछ जो रचनाएं हैं उन पर प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का प्रश्न चिन्ह आज भी लगा हुआ है। समग्र रूप से इतिहासकार, बाद के कालांतर के इतिहासकार ये मानते हैं कि आचार्य शुक्ल द्वारा जो 12 ग्रंथ बताए हैं उनमें अधिकांश तो उस काल के परवर्ती हैं, या कुछ नोटिस मात्र हैं, या कुछ अप्रामाणिक हैं। और इस वीर गाथा काल के नामकरण में कहीं न कहीं अन्य प्रवृत्तियां उस कालखंड की, चाहे वो जैन साहित्य है, चाहे लौकिक साहित्य हो, वह कहीं न कहीं छूट जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं आदिकाल या आरंभिक काल का नामकरण आदिकाली अधिकांश विद्वान इसको स्वीकार करते हैं। दूसरा, भक्ति काल के संबंध में अधिकांश जो साहित्यिक विद्वान है उनका मतांतर नहीं है। अधिकांश विद्वान, या कह सकते हैं बहुधा विद्वान, हिंदी साहित्य के दूसरे काल भक्ति काल को बहुधा भक्ति काल के नाम से ही अभिहित करते हैं, क्योंकि उस काल में अधिकांश रचनाओं की प्रवृत्ति भक्ति ही रही, अर्थात भक्ति काल के संबंध में कोई मतांतर नहीं है। आइए हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे काल, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है या अधिकांश लोग रीति काल भी कहते हैं, उसके नामकरण के बारे में कौन से विद्वान ने क्या मत दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व की परंपरा को देखें तो ग्रियर्सन वो सबसे पहले अपने पुस्तक में द आर्स पोएटिका में मानते हैं कि श्रृंगार एवं काव्य कला इसकी मूल वृत्ति रही है। इस रूप को देखें, अंग्रेजी के रूपांतर को देखें तो ये कहीं न कहीं काव्य कला का नाम संबोधित करते हैं। मिश्र बंधु इस रीतिकाल या उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहते। इनका तात्पर्य यह था, इस कालखंड में अधिकांश रचनाओं का वर्ण विषय या उनकी पुस्तकों व ग्रंथों का मूल विषय अलंकार रहे हैं। इस नामकरण को देखें तो इस अलंकार के अलावा उस कालखंड में साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, मुख्यतः श्रृंगार हैं, अन्य प्रवृत्तियां हैं, वह कहीं पीछे छूट जाती हैं। इसी कड़ी में रमाशंकर शुक्ल रसाल इतिहासकार इस काल का नाम कला काल के नाम से उल्लेखित करते हैं। इस काल को भी हम देखें तो कला काल के नामकरण में इस उत्तर मध्य काल या रीतिकाल में साहित्य की कला पक्ष का तो स्वरूप उभर कर सामने आता है, लेकिन इसका जो भाव पक्ष है या विषय वस्तु है उसमें मुख्यतः श्रृंगार और अन्य प्रवृत्तियां भी छूट जान पड़ती हैं। इसी कड़ी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया हुआ श्रृंगार काल भी इस काल खंड में सभी रचनाओं की मूल प्रवृत्ति श्रृंगार का उल्लेख करता है, और अब मानते भी हैं इस काल खंड में अधिकांश रचनाओं का मूल वर्ण विषय श्रृंगार रहा है। इस नामकरण के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसका विरोध नहीं करते। कहीं न कहीं चूंकि श्रृंगार इस काल की मुख्य विशेषता रही है, लेकिन श्रृंगार काल को भी सर्वसम्मत इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि श्रृंगार के अलावा बहुत सारी प्रवृत्तियां भी इस कालखंड में हमें दिखाई देती हैं, और हमें जानते हैं श्रृंगार है वो बहिरंग है व्यक्तित्व का और साहित्य का। श्रृंगार काल यदि स्वीकार करते हैं तो साहित्य और
उसके विषय वस्तु कई सारे पक्ष छूट जाते हैं। इसी कड़ी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इस काल खंड का नाम दिया गया रीतिकाल। मेरे विद्यार्थियों, एक ध्यान रखिएगा, यहाँ रीतिकाल, जो रीति शब्द है वो आचार्य वामन की रीति से पृथक है। आचार्य वामन काव्य की आत्मा के संबंध में विशिष्ट पद रचना को रीति मानते हैं। यहाँ विशिष्ट पद रचना वाला रीति नहीं है, यहाँ वस्तुतः रीति से भिन्न लक्षण ग्रंथ लिखने और उस दृष्टिकोण को बताता है। अर्थात आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि इस कालखंड में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं और लिखने की जो शैली है, उस शैली के आधार पर इस कालखंड का नाम रीतिकाल उन्होंने किया है। और इन सभी इतिहासकारों के नामकरण का अध्ययन करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया रीतिकाल ही अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। आइए हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल, जैसा कि नाम से अब स्पष्ट है कि आधुनिक काल मूलतः 1850 के आसपास के समय को विभिन्न इतिहासकारों ने माना है। आप और हम सभी जानते हैं आधुनिक काल का वैशिष्ट्य क्या है। वस्तु तो आधुनिक काल अपने समय के पूर्व जो परंपरा चली आ रही थी, आदिकाल की, भक्ति काल की और रीति काल की, या जिसे हम कहें मध्यकाल में जो सामाजिक अवरोध और जड़ता, जो रूढ़िवादिता थी, उससे भिन्न यह समाज है, उससे भिन्न यह साहित्य है। अर्थात जीवन और समाज में अभी तक की जो दृष्टिकोण था, जो परिप्रेक्ष्य था, उससे पहली बार इस काल के रचनाकारों ने, इस काल के जितने भी साहित्यकार हैं, उन्होंने तोड़ा है। इस काल के रचनाकारों ने अतीत, धर्म, दर्शन और सभी दृष्टिकोणों की अपनी एक नई व्याख्या की है, एक नए दृष्टिकोण से इसको संदर्भित किया है। इस आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल नाम से उल्लेखित करते हैं। अब गद्य काल भी अपने आप में कई प्रकार के प्रश्न उपस्थित करता है। गद्य काल कहते ही आधुनिक काल में जो लिखा गया काव्य वो छूट जाता है। आचार्य शुक्ल गद्य काल में भी दो खंड करते हैं, उद्भव काल और उत्थान काल। उत्थान काल में भी वह प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान वह मानते हैं। और दूसरा काव्य के संदर्भ में वह मानते हैं, सबसे इसका वर्गीकरण करते हैं ब्रज भाषा का काव्य और खड़ी बोली का काव्य। और इसे भी फिर वह दो प्रकार के उपवर्गों में बांटते हैं, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य शुक्ल इस काल को मुख्यतः गद्य काल कहते हैं, जिसमें वह गद्य और काव्य को अलग अलग विभिन्न सोपानों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। समग्रतः इस आधुनिक काल को देखा जाए तो इसका जो प्रथम सोपान है, जिसे कुछ विद्वान पुनर्जागरण काल कहते हैं और कुछ विद्वान भारतेंदु काल के नाम से भी इसका नाम अभिहित करते हैं। चूंकि मैं पहले अपनी बात रख चुका हूँ, यह 1850 से 1885 का जो समय है, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र इतना विराट व्यक्तित्व लेकर आते हैं, साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में इतने रचनाएं, उनका कर्मण्य है कि पूरा कालखंड भारतेंदु के नाम से जाना जाने लगा है। इस काल में हम देखते हैं केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जो महापुरुष सामाजिक सुधारक हैं, उन्होंने समाज में कहीं न कहीं पुनर्जागरण का कार्य किया। अतः कुछ विद्वान इसे पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। इसके उपरांत समय आता है जिसे द्विवेदी काल के नाम से अभिहित करते हैं। कुछ विद्वान इसे जागरण या सुधार काल के नाम से भी अभिहित करते हैं। वस्तुतः द्विवेदी काल नामकरण के पीछे महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को लेकर है। हम जानते हैं 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब प्रमुख साहित्यिक पत्रिका सरस्वती का संपादन संभाला, तब उन्होंने खड़ी बोली के क्षेत्र में लेखन में न केवल जागरण जो पूर्व में था उसको सुधार किया, अपितु खड़ी बोली को प्रतिष्ठापित करने का बहुत बड़ा योगदान किया। इसी कालखंड में हम देखते हैं द्विवेदी काल के उपरांत 1916 या 18 से 1936 का जो कालखंड माना जाता है, उसे अधिकांश विद्वान छायावाद कहते हैं। छायावाद यह पश्चिमी स्वच्छंदतावाद का हिंदी रूपांतरण भी मानते हैं। कुछ विद्वान यह बांग्ला प्रभाव भी इसे स्वीकार करते हैं। वस्तुतः एक छोटी सा एक उल्लेख आता है, 1920 में श्री शारदा पत्रिका आती है, उसमें मुकुटधर पांडे एक निबंध लिखते हैं छायावाद। कुछ छायावाद निबंध जो अलग अलग कड़ियों में आता है, उसके माध्यम से इस कालखंड का नाम छायावाद किया जाता है। बाद के समय में हम देखते हैं छायावाद के उपरांत 1935-36 का समय है। यह वह समय है जब विश्व के पटल पर 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन जो E.M. फॉस्टर्स द्वारा स्थापित है,
जब विश्व के पटल पर प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना होती है, उसके समानांतर 1936 में भारत में भी प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में स्थापित होता है, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के सौजन्य से। यह कहीं न कहीं इस प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का कहीं न कहीं हिंदी रूपांतर है। इसी के आधार पर इसका मूल जो तत्व है प्रगति, इस आधार पर इस कालखंड का नाम सबसे पहले पाया जाता है प्रगतिवाद। और उसके उपरांत 1943 में प्रमुख एक काव्य संकलन आता है तार सप्तक, और तार सप्तक की भूमिका में जो संपादक इसकी घोषणा करते हैं और इसके माध्यम से ये सिद्ध करते हैं कि इस संकलन में जितने भी कवि हैं वह किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, वो राहों के अन्वेषी हैं, वह साहित्य के प्रयोग धर्मी हैं। इस प्रकार इस वक्तव्य के बहाने, इस वक्तव्य के माध्यम से इस कालखंड का नाम प्रयोगवाद भी किया जाता रहा है। और बाद में 1947 के बाद जो हिंदी साहित्य लेखन आता है और कई अनेक रूपों में हमारे सामने आता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसे नवलेखन के रूप में जानते हैं। विभिन्न इतिहासकार इसमें भी फिर अलग अलग नामकरण करते हैं। कुछ विद्वान नई कविता, साठोत्तरी हिंदी कविता, नवगीत, उसके बाद में 20वीं शताब्दी, नई शताब्दी इत्यादि अनेक नामकरण के मार्फत अपनी बात करते हैं। लेकिन मूलतः यह नवलेखन, चूंकि नवलेखन का समय है हमारी आज़ादी के बाद का, इसमें साहित्य विभिन्न विधाओं में, चाहे काव्य की विधा हो, चाहे गद्य की विधा हो, और गद्य में भी जितनी भी विधाएं हो सकती हैं उन सभी विधाओं में इस काल में लिखा गया और अपने समय और समाज परिवेश के अनुकूल और अनुरूप सारा साहित्य अनेक विधाओं में, अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। इसे अधिकांश इतिहासकार नवलेखन के माध्यम से ही संज्ञा देते हैं और अभिहित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य में जो नामकरण है उसके कई सारे आधार हैं, उसमें कई अलग अलग मतांतर हैं, लेकिन मूलतः हम देखें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मुख्यतः जो आरंभिक काल है, या जिसे प्रारंभिक काल कहें या आदि काल कहें, उस पर अधिकांश विद्वानों के मतांतर हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांश विद्वान हैं और अध्येता है, कहीं न कहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दिए नामकरण आदिकाल को ही वह स्वीकारते हैं। और आधुनिक काल में हम देखते हैं कि आधुनिक काल में भी अधिकांश हिंदी साहित्य के जो अध्येता हैं वह आधुनिक काल के इतिहास को क्रमशः भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवलेखन के, जैसे कि आपको मैंने अलग अलग नामकरण जो क्रमशः माने जाते हैं, नई कविता, अकविता, साठोत्तरी कविता इत्यादि अनेक नामों से जानते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह नामकरण जो बहुत बड़ा विवाद है विभिन्न कालखंडों को लेकर, इस पर आपकी सभी कक्षाओं में, चाहे वह आपका BA फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, या आपकी PG क्लासेज हो, या आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक न एक प्रश्न आपका अवश्य में पूछा जाता है। मैं आपसे एक बार फिर इस अध्याय के उपरांत आपसे यह सूचना दे रहा हूं कि इस नामकरण के विषय में आपकी जो भी जिज्ञासाएं हो, वह अपनी जो YouTube पर आप लाइव स्ट्रीमिंग से देख रहे हैं, चैट बॉक्स में आप लिखिए या अपने नोट कर लीजिए। और जब भी इस चैप्टर का, इस अध्याय का समस्या समाधान शिविर होगा, समस्या समाधान लाइव स्ट्रीमिंग जब होगी, आपकी सभी समस्याओं का, आपकी सभी जिज्ञासाओं का हम पूरा शमन करने की और समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।